मॉर्निंग टू एवरीवन। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकंड ईयर का सेकंड पेपर। आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3। लेक्चर 2 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशंस जो कि आगे चल के पूरी की पूरी बुक में कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, वो डेफिनेशंस का नाम कहीं ना कहीं आपको मिलने को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो वो डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट है, आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि इन डेफिनेशंस के बिना आप कुछ नहीं समझ पाओगे। समझ तो जाओगे लेकिन इनका अर्थ नहीं समझ पाओगे। पूरी बुक कर लोगे लेकिन ये नहीं पता चलेगा पूरी की पूरी बुक में कि इनका अर्थ क्या था। तो आज उनको डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं कि आखिर डेफिनेशंस होती क्या है। हम जब आगे चलेंगे तो हर क्वेश्चन में देखेंगे कि ये निकालो वो निकालो, तो देखेंगे कि ये डेफिनेशन से 4-5 डेफिनेशन से नाम है, वो हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो वो डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेशंस कौन कौन सी है, कौन कौन से हल हैं। तो एक तो है उनका नाम, एक तो है व्यापक हल। व्यापक हल जिसको हम पूर्ण हल भी बोलेंगे। व्यापक हल यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद एक हल आएगा विशिष्ट हल, इसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद आएगा विचित्र हल, इसको बोलेंगे हम सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके बाद कुछ बाउंड्री प्रॉब्लम है, हम जैसे IVP और BVP यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये हम 4 डेफिनेशंस आज पढ़ने वाले हैं। चारों के चारों डेफिनेशंस हमको आगे चल के हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई भी समीकरण दे दिया, कोई अवकल समीकरण दे दिया, हमसे पूछ लिया कि इस अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालिए, पूछ लिया कि विचित्र हल निकालिए, विशिष्ट हल निकालिए, और किसी में दे दिया कि इसकी IVP यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये है। तो ये क्या होती है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्यापक हल के बारे में। समझते हैं व्यापक हल होता क्या है। तो एक के बारे में हम देखते हैं कि कौन क्या होता है। कि इन सबको मैं एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। इनके डेफिनेशंस भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर में ये होती क्या है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक अवकल समीकरण ले रहा हूँ। उस अवकल समीकरण के द्वारा ही इन सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में होती क्या है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी अवकल समीकरण नहीं, एक अवकल समीकरण ली मैंने, d² y/dx² + k² y = 0। ये एक अवकल समीकरण है। दिख रहा है ये एक अवकल समीकरण है। तो इस अविकल समीकरण में बात करेंगे, यदि व्यापक हल की मैं बात करता हूं, व्यापक हल की यदि मैं बात करूंगा तो इस अवकल समीकरण का कोई ना कोई हल होगा, हल निकल के आएगा। तो यदि किसी अवकल समीकरण के हल, ये अवकल समीकरण दे दी, इस अवकल समीकरण के हल में यदि स्वेच्छ अचर यानी आर्बिट्री कांस्टेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्वेच्छ अचरों की बात कर रहा हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, उनकी संख्या यदि इस अवकल समीकरण की कोटि, इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, 2, इस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि जो हल हमको मिला है वो व्यापक हल है। जैसे इस अवकल समीकरण ले रहा हूं मैं, इस अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होगा वो हल होगा y = a cos kx - b sin kx। इस अवकल समीकरण का हम यदि आगे सॉल्व करेंगे, कैसे आया आगे चल के जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ये सारे बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इससे भी बड़े बड़े एग्जांपल आएंगे। ये निकलता कैसे, ये हम आगे के एग्जांपल्स, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें देखेंगे। तो पहले हमें इसको ये ध्यान रखना है कि इस अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण का हल ये है। यदि ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि जो कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट जो है, इसकी बात कर रहा हूँ, जो स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर
यदि इनकी संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या यदि इस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो जो समीकरण का हल है वो व्यापक हल है। अच्छा, दो बातें और ध्यान रखने की इसमें। दो बातें कौन कौन सी है? पहली बात तो ये है, इसका एक हल और निकलता है, और इसका एक हल और निकल के आएगा, वो हल होगा सी कॉस डी प्लस के एक्स, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स प्लस डी। इस समीकरण के दो हल हैं, दो हल निकल के आए, y बराबर ए कॉस के एक्स माइनस का बी साइन के एक्स, और ये y बराबर सी कॉस के एक्स प्लस डी। इसमें भी देखो, इसमें भी वही दो कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पर दो ही कोटि है। इसमें देखो, इसमें भी दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और यहाँ भी कोटि दो ही है, यानी कि जो हल है ये दोनों सही है, दोनों सही है। अब दो बातें ध्यान रखने की है, वो कौन कौन सी है? पहली बात तो ये है कि यदि अवकल समीकरण में, जो अवकल समीकरण है उसके हल में जो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, जो स्वेच्छ अचर आ रहे हैं, वो पहली बात तो ये है कि वो स्वतंत्र होने चाहिए, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करने चाहिए, और उनकी जो संख्या है वो उनकी संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कौन सी हो गई? दूसरी बात ये हो गई, अभी हमने देखा कि किसी अवकल समीकरण के दो हल मिल गए। यदि किसी अवकल समीकरण के दो हल मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में यहाँ मिल गए ना, देखो इसके दो, ऐसे अवकल समीकरण के दो हल मिल गए, दो हल मिल गए। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो जो स्वेच्छ अचर हैं, ये इन जो स्वेच्छ अचर हैं, इसका ये हल और ये हल, दोनों ही हल में जो स्वेच्छ अचर हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि यदि मैं बात करूं, इनको सॉल्व करके लिखूं, तो जो ए की वैल्यू है वो ए आएगा सी कॉस डी के बराबर, और यदि बी की वैल्यू निकालूं मैं, तो बी की वैल्यू होगी माइनस का सी कॉस डी, माइनस का सी कॉस डी। तो b की वैल्यू जो है वो माइनस का सी कॉस नहीं, यहाँ पे साइन आएगा, माइनस का सी साइन डी। यदि मैं इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू निकल के आएगी सी कॉस डी, और b की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का सी साइन डी। तो मैंने अभी तक क्या बोला? मैंने एक ही चीज बोला था कि किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालते समय हमें दो बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए। दो बातें कौन सी थी? यदि किसी अवकल समीकरण के हल में सबसे पहली बात तो ये थी, जो स्वेच्छ अचर है वो स्वतंत्र होने चाहिए, और इनकी संख्या जो है वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। पहली बात तो ये बोली थी। दूसरी बात कौन सी बोली थी साहब? दूसरी बात बोली थी कि यदि अवकल समीकरण की एक से अधिक दो हल मिल गए हमको, और दो हल मिलेंगे तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे इसमें ए और बी है, इसमें सी और डी है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनको सॉल्व करने पर देखेंगे तो एक दूसरे से संबंधित ही होंगे। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे हल की। दूसरा हल कौन सा? विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्या होता है? ये तो अवकल समीकरण लीजिए। अब यदि इसी अवकल समीकरण में जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे ए और बी, ए और बी, ये तो हो गया हल। अच्छा, मैंने ये हल करके पटक दिया, हो गया वही, तो इसको बोल दिया व्यापक। अब एक आया, उसने बोला कि नहीं, इन जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है, मैं इनकी कुछ वैल्यू दूंगा। चलो भाई, इसने वैल्यू दे दी। इसने बोला कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। अब बताओ हल क्या होगा? तो इसने हल निकाला, चलो अब बता देंगे। ए की वैल्यू 1 रखी, ये रख दिया, रख दिया। बी की वैल्यू 0 रखी, ये 0 हो गया। ठीक है, कौन हल क्या निकल के आया? y बराबर cos के x। जो ये हल निकल के आया, कब निकल के आया? जब a और b आर्बिट्री जो कांस्टेंट है, इनको विशिष्ट मान देने पर जो हल निकल के आया, ये हल ही विशिष्ट हल होगा। तो विशिष्ट हल क्या हुआ? विशिष्ट हल, विशिष्ट हल क्या हुआ? ये हुआ। इसके अवकल समीकरण क्या है? ये
विशिष्ट हल ये होगा। कब प्राप्त हुआ था? जो व्यापक हल है ये ना, व्यापक हल ये ना, इसमें जब आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको हमने क्या दिया? विशिष्ट मान दिया। अच्छा, एक ने बोला कि मैं भी विशिष्ट मान दूंगा इनको, चलो भाई तू भी दे ले, तो वो चला, उसने भी वापस ए और बी को कोई विशिष्ट मान दिया, विशिष्ट मान दिया, और हल ही नहीं प्राप्त हुआ। इसमें हल प्राप्त होगा, इसको हमने विशिष्ट हल दे दिया और हल ही प्राप्त नहीं हुआ। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई ये तो विचित्र हल, पता नहीं कौन सा हल आ गया, विचित्र हो गया ये तो ऐसे हल को यदि इनको विशिष्ट मान देने पर यदि हल प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे हल को बोलेंगे हम विचित्र। उसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ। मैंने कोई भी एक समीकरण दिया, अवकल समीकरण y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, जहां पर मैं जो p लूंगा भैया p बराबर होगा डी वाई अपॉन पी एक्स। ये ले लिया मैंने, ये अवकल समीकरण ली मैंने, कोई भी ले ली। अब इसका मैंने पूछा भाई व्यापक हल को, भाई विचित्र मान तो हम व्यापक हल में लिखेंगे ना, व्यापक हल में ही तो विचित्र मान जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनका जो विशिष्ट मान होगा वो व्यापक हल के आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें रखेंगे। व्यापक हल इसका क्या निकल के आया? इसका व्यापक हल है वो निकल के आया, इसका व्यापक हल होगा वो होगा एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये इसका व्यापक हल होगा। अब इसका जो इसके वैल्यूज है उसको विशिष्ट मान दिए, आर्बिट्री कांस्टेंट को विशिष्ट मान देने पर जो इसका विचित्र हल होगा वो कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ऐसे हल प्राप्त होंगे तो उन हल को हम बोलेंगे विचित्र हल। हमने अब तक क्या पढ़ा था? कोई व्यापक हल पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था विशिष्ट हल, फिर पढ़ा था हमने विचित्र हल। व्यापक हल क्या था? व्यापक हल देखा था कि हमने कोई भी अवकल समीकरण दी, उस अवकल समीकरण के हल दी, हल है, उस हल में जो स्वेच्छ अचर है उन स्वेच्छ अचरों की जो संख्या है वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है, तो उस अवकल समीकरण का जो हल है उसको हम व्यापक हल कहेंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि उस अवकल समीकरण के जो हल था उसमें जो स्वेच्छ अचर थे, आर्बिट्री कांस्टेंट थे, उनको हमने विशिष्ट मान दिए। विशिष्ट मान देने पर हमको कुछ दूसरा हल प्राप्त हुआ, जो हल प्राप्त हुआ उसको बोला था हमने विशिष्ट हल। विशिष्ट हल कब दिया? जब हमने जैसे इसको हमने क्या दिया, a बराबर 1 लिया, b बराबर 0 लिया, इसका हल क्या निकल गया, y बराबर cos kx। उसके बाद हमने दूसरा प्रोसेस की, वही आर्बिट्री कांस्टेंट का मान रखा, विचित्र हल को अब पता नहीं क्या निकला, हल ढंग से नहीं निकला, तो ऐसे हल को क्या बोलेंगे हम फिर? विचित्र हल। जैसे एक एग्जांपल लिया, यही आपका समीकरण y बराबर px प्लस a अपॉन p, जहां पर p है बराबर dy अपॉन dx, तो इसका व्यापक हल होगा y बराबर mx प्लस a अपॉन p। अभी कैसे होता है ये तो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद विचित्र हल निकल के आएगा y स्क्वायर बराबर 4ax। ये तो हो गई कुछ डेफिनेशंस थी व्यापक हल्स के बारे में, हल के बारे में, विशिष्ट हल, सिंगुलर हल, सिंगुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल। उसके बाद आती है आईबीपी और बीबीपी। तो आईबीपी और बीबीपी उस पहले हम इन सब की जो हमने अब तक पढ़ा है इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आईबीपी और बीबीपी क्या होती है। अब डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले पूर्ण हल की, व्यापक हल की। पूर्ण हल व्यापक हल को ही बोलते हैं। तो हमने पहले उससे पहले तो समझ ही लिया था कि व्यापक हल को क्या होता है, जो हमने समझा था वही लिखा है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं जोड़ी है। हमने क्या बोला था? हमने बोला था किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर हो। ये चीज हमने बोली थी। यदि कोई अवकल समीकरण दी, यदि उसका अवकल समीकरण का हल निकाला और अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या है, यदि वो कोटि के बराबर है तो वो हल क्या कहलाता है? व्यापक हल। यही चीज हमने यहाँ बोली है कि किसी अवकल समीकरण के हल को जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर आते हों और समीकरण का व्यापक हल, उसे क्या कहेंगे हम? समीकरण का व्यापक हल कहेंगे। इसे समीकरण का 3 नामों से जाया जाता है, एक तो पूर्ण हल, इसे हम एक तो व्यापक हल भी बोलेंगे, व्यापक हल या पूर्ण हल। इसे
पूर्ण हल और पूर्ण पूर्वक, पूर्ण पूर्वक यानी कि कंप्लीट प्रिमिटिव, तीन नामों से जाना जाता है इसको, यानी कुछ एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, व्यापक हल, पूर्ण हल या पूर्ण पूर्वक। मैक्सिमम ज्यादातर देखा जाता है तो व्यापक हल ही पूछता है एग्जाम में कि व्यापक हल इसका है, जो क्वेश्चन है ये अवकल समीकरण इसका व्यापक हल क्या होगा ये फाइंड कीजिए। तो ये व्यापक हल की डेफिनेशन हो गई। अब जो दो बातें थी इंपॉर्टेंट की व्यापक हल के स्वेच्छ अचरों में मैंने बोला था कि दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें नोट करके लिखिए कि व्यापक हल के स्वेच्छ अचरों की गणना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वतंत्र होने चाहिए। कौन? स्वेच्छ अचर, और उनकी संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। यही चीज बोली थी कि जो स्वेच्छ अचर आ रहे हैं उनकी संख्या वो किसके बराबर होनी चाहिए? अवकल समीकरण की कोटि के बराबर। दूसरी बात बोली थी कि व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं, एक से अधिक हल हो सकते हैं। हल एक ही होगा लेकिन उसकी रूप नहीं क्या, तो दो रूप आए थे यहाँ पर। उस पहले भी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि यदि उसके एक से अधिक रूप आ रहे हैं तो ऐसी दशा में जो एक रूप में आए हल, एक रूप में आए हल के हल में स्वेच्छ अचर हैं वो दूसरे रूप में आए स्वेच्छ अचरों से सदैव संबंधित होते हैं। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये अवकल समीकरण ली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका व्यापक हल क्या हुआ? y बराबर a cos के x माइनस का v sin के। इसका दूसरा रूप ये होता है कि y बराबर c cos के x प्लस का d। यदि इन दोनों को सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू निकालें a और b, तो a जो होता है वो बराबर होता है c cos d के, b जो होता है वो होता है माइनस का c sin d के बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं हमने क्या देखा, जो स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर ए और बी, उनकी संख्या कितनी है? 2। तो अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी है? 2। ये तो बात हो गई व्यापक हल की। अब देखते हैं डेफिनेशन, अब देखते हैं हम विशिष्ट हल की डेफिनेशन। अब देखते हैं हम विशिष्ट हल और सिंगुलर सॉल्यूशन के डेफिनेशंस। तो विशिष्ट हल की डेफिनेशंस क्या होते हैं? किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जो व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट हल। और हमने जब इससे पहले समझा था तब भी यही बोला था, ये जैसे ये समीकरण दी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इसका व्यापक हल क्या हुआ? कि एक cos के x माइनस का v sin के x। तो यदि मैंने इनको विशिष्ट मान दे दिया, a और b स्वेच्छ अचर है, इनका विशिष्ट मान दिया, तो इसका हल ये निकल के आएगा y बराबर cos के x। तो ये हल कहलाएगा विशिष्ट हल। अब बात करते हैं विचित्र हल की। यदि किसी अवकल समीकरण का हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर भी प्राप्त ना हो, ऐसे समीकरण को हम कहते हैं विचित्र हल। जैसे ये समीकरण ली थी मैंने y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, जहाँ पर पी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसका व्यापक हल होगा y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। और जो इसका विचित्र हल निकल के आएगा y स्क्वायर बराबर वो आएगा y स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये कैसे होता है कैसे नहीं होता ये तो हम आगे का विषय है। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ और डेफिनेशंस। अब बात करते हैं हम कुछ समस्याओं की जो हमको क्वेश्चंस में दी गई होंगी। सबसे पहली समस्या है प्रारंभिक मान समस्या। दो समस्या, प्रारंभिक मान समस्या और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यानी कि परिसीमा मान समस्या। अब ये समस्याएं होती क्या है? प्रारंभिक मान समस्या मतलब प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक, और बाउंड्री यानी कि बाउंड्रियों पर दी हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक मान समस्या क्या होती है। तो एक अवकल समीकरण ली, क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो इसकी शर्तें हैं वो सभी की सभी शर्तें किसी एक बिंदु पर दी गई हो, तो ऐसी समस्याओं को प्रारंभिक मान समस्याएं कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक अवकल समीकरण ये दिया, मैंने पहले बोला था कि मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसी एग्जांपल से सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर करता जाऊंगा। वही एग्जांपल लिया फिर वापस मैंने, वही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो इसकी शर्तें दी गई हो वो एक ही बिंदु पे दी गई हो। एक ही बिंदु का मतलब ये इसकी शर्तें हैं कि वो किस पर है? 0 पे। 0 एक बिंदु है, एक बिंदु पे दो शर्तें दे रखी है इसकी, इसको सॉल्व करने के लिए। तो यदि जो इसकी शर्तें हैं वो एक ही बिंदु पर दी गई हो, तो ऐसे समीकरण को, ऐसे हमको जो हल निकलेगा, जो ऐसा समस्या होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। उसको बोलेंगे प्रारंभिक मान समस्या। आई बात समझ में?
किनको बोलेंगे? यदि किसी ऐसी समस्या है जिसमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो उसकी वैल्यूज है, सभी शर्तें हैं, वो एक ही बिंदु पर होनी चाहिए। तो हमने देखा भी एग्जाम्पल में, इसमें एग्जाम्पल में बाई जीरो बराबर वन और बाय डैश जीरो बराबर जीरो, यानी कि बाई जीरो ये जीरो हो गया तो इसकी ये जीरो हो गया, बाई जीरो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन डी स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बाई डैश। तो इस तरीके से इसका सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में जो इसका हल होगा वो क्या होगा, बाय बराबर कॉस के एक्स। इसमें नहीं देखेंगे, हम चेक में करेंगे इसके हल में हल निकलेगा, उसमें हल निकाल जो सॉल्यूशन आएगा उसमें सॉल्यूशन में ये चेक करके देखेंगे, तो इसका जो बाद में सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, बाय बराबर कॉस के एक्स। अब बात करते हैं परिसीमा मान समस्याओं की। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये ना तो एक पॉइंट पर दे दी, अब किसी ने बोला है कि नहीं मैं तो एक पॉइंट पर समस्या नहीं दूंगा, मैं तो अलग अलग पॉइंट पर दूंगा, ये भी तो समस्या हो सकती है, ये भी एक समस्या है। तो चलो 2 पॉइंट पर समस्या दे दी, अब 2 पॉइंट पर समस्या दे दी तो वो अब इनिशियल नहीं रहा, वो बाउंड्री प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि यहाँ देखो, पहले तो बात कर रहा था मैं किसी एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर कुछ शर्तें दे रखी है उस पर बात कर रहा हूँ, अब बात कर रहा हूँ कि मैं इस पर 2 पॉइंट हो गए। अब ये तो सीमा हो गई ना, एक तरीके से बाउंड्री हो गई ना भाई, ये बाउंड्री कर दी माना एक तरीके से, भाई ये तो इधर को इधर से नहीं, इधर से नहीं, ये इसके बीच में है। अपन को इन पॉइंट्स पे क्या करना है, जो समस्या है वो वैल्यूज निकालनी है, जो वैल्यू दे रखी है। तो यही वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है कि ऐसी समस्या जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो इसकी सभी शर्तें हैं वो एक से अधिक बिंदुओं पर दी गई हो, तो ऐसी समस्याएं परिसीमा मान समस्याएं कहलाती है, यानी कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे वही एग्जांपल लिया, अब की जो मैंने समस्याएं ली, जो 2 शर्तें ली वो 2 पॉइंट्स पर ली, बाई जीरो बराबर 1 और बाय पाई 2 के अपॉन 2 के इक्वल टू क्या हुआ 1। तो ये क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो समस्या है, यहाँ तो समस्या एक ही बिंदु पर दे रखी थी, किस पर, जीरो पर, लेकिन यहाँ समस्या जो दे रखी है वो अलग अलग बिंदुओं पर दे रखी है। अलग अलग बिंदु कौन सा है, जीरो और पाई अपॉन 2 के, यहाँ 2 बिंदुओं पर ये समस्या दे रखी है। तो ये क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और इसका हल में हम इनको रखेंगे तो ये क्या होगा, बाय बराबर कॉस के एक्स प्लस साइन के एक्स। तो ये तो बात हो गई परिसीमा मान समस्या की, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। ये कुछ डेफिनेशंस थी, जो ये डेफिनेशंस आगे चल के सारे की सारी बुक में हर क्वेश्चन में लगभग हमको देखने को मिलेगी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे दी, परिसीमा मान समस्या दे दी, अब पूछ ले व्यापक हल है, व्यापक हल निकालिए, विशिष्ट हल निकालिए, कुछ प्रॉब्लम्स दे दी। अब क्यों होता है क्या है कि पूरी एग्जाम पूरी पेपर हो जाता है, लेकिन हमको कभी कभी ये समझ में नहीं आता बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है, बीवीपी क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है। तो ये आज जितनी भी समस्याएं थी, ये आज इन समस्याओं को हमने समझा, देखा। अब ये उपयोग में कैसे आती है, इनको सॉल्यूशन इनका कैसे होगा, ये हम अभी एक एग्जांपल से देखते हैं, उस एग्जांपल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, हमको अब की इस बार जनरल सॉल्यूशन देते, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक सॉल्यूशन, व्यापक हल। हमको व्यापक हल दे दिया, पहले तो हम देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, व्यापक हल देख रहे थे। अब हमको क्या कहते हैं, व्यापक हल दे दिया, हमको बोल दिया कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, अवकल समीकरण निकालो, कैसे निकलेगा। ध्यान हो तो डेफिनेशन में एक चीज बताई थी, जो स्वेच्छ अचर है, व्यापक हल है तो स्वेच्छ अचर में जो व्यापक हल होगा उसमें स्वेच्छ अचर होंगे, जितने स्वेच्छ अचर होंगे वो अवकल समीकरण उतनी ही कोटि की होगी। ये बात मैंने बताई थी, ये बात नोट करने वाली थी। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे निकालेंगे कि इसमें हमको 2 स्वेच्छ अचर दिख रहे हैं और कोटि हमको 2 लानी है। तो यदि इसमें समीकरण का, इस हल का 2 बार अवकल कर दो तो मुझे 2 कोटि की क्या मिल जाएगी, अवकल समीकरण मिल जाएगी। और अवकल समीकरण मिल जाएगी तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण जो हमको फाइंड करना था। और ए और बी की जो वैल्यूज आएंगी उसको हम एक दूसरे से विलोप करके सॉल्व करके हम उसको क्या कर लेंगे, अवकल समीकरण बना लेंगे कंप्लीट। तो बात करता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन की। तो क्या दिया हुआ है,
हमको दिया हुआ है जनरल सॉल्यूशन, गिवन है हमको जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स है। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर ए। अब मैं क्या करूँ कि इसमें दो स्विच अचर देख रहे हैं, दो स्विच अचर दिख रहे हैं, दोनों स्विच अचरों को दिख रहे हैं, तो मुझे पता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो दो कोटि की होगी। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ बाई दे रखा है, तो मैं इसका क्या करूँ, डिफरेंशिएट करूँ, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समीकरण वन को, यानी जो समीकरण वन है इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के सापेक्ष। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस का b, 2ax प्लस का bx, b x के सापेक्ष हम कर ही रहे हैं, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूं, मुझे नाम था डबल कोटि का, दो कोटि का अवकल समीकरण, तो मैं क्या करूंगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 2 को, इस बार हम क्या करेंगे, 2 को करेंगे डिफरेंशिएट, इसका समीकरण, इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, आ गया वही डबल कोटि का आ गया, हमको जो लाना था। अब बात एक अरज रही है, क्या अरज रही है कि यहाँ a और b की वैल्यूज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके, इसका विलोपन करके, कैसे भी करके a और b की वैल्यूज क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो चलो a और b की वैल्यूज भी हम हटा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हम मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो 2a के बराबर है, और 2a की वैल्यू मुझे यहाँ दिख रहा है 2a, तो मैं इस 2a की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो पुट वैल्यू इन, मैंने क्या किया, पुट वैल्यू फ्रॉम 3 to 2 में, यानी कि 3 से जो वैल्यू है उसको मैंने किसमें पुट किया, 2 में पुट किया, तो क्या निकल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या होती रखी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और x भी है यहाँ पे प्लस का b। चलो एक काम तो हुआ अपना, कौन सा काम हुआ, a तो हट गया, अब आ गया b, अब b को हटाएंगे। चलो b को भी कैसे हटाते हैं, b को भी देखते हैं हटा के, तो यहाँ पे हमको bx दिख रहा है, bx हमको दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, यदि इसको मैं x से मल्टीप्लाई करके इस bx की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, किसमें रख दूं, इसमें रख दूं, तो चलो ये भी काम कर देते हैं, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4, यानी कि समीकरण 4 है, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने x, किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको x से कर दिया, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या निकल गया, x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी एक्स, समीकरण दे दिया इसको 5। अब मैं 5 से वैल्यू रखता हूँ किसमें, 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ bx इन 1, मैंने 5 से वैल्यू किसमें रखी, 1 में, तो y बराबर 2ax स्क्वायर प्लस का, मुझे bx की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे bx की वैल्यू आ रही है x डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का इधर को जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
ये निकल के आ गया। अब एक और प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे वापस से वो आ गया 2a, यहाँ पे a आ गया ax²। अब मुझे 2a की वैल्यू दे रखी है, फिर से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समीकरण 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये सॉल्यूशन है, हल है। विलोपन करके तुम जितनी भी सरल भाषा आती है, जितना भी सरल मेथड आता है, तुम उससे निकाल सकते हो। जरूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही निकले। यदि तुम्हारे 2 स्टेप में ये विलोप हो रहा है तो उससे करो। ये मेथड है, कोई सा भी मेथड करो। तो मैं जिस मेथड से चल रहा हूँ, जरूरी नहीं तुम भी उसी मेथड से चलो। तो अब यहाँ क्या किया, मुझे दे रखा था 2a, यहाँ a वापस आ गया। तो मुझे दे रखा है, पता है कि 2a है। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2y इक्वल टू 2ax² प्लस का 2x dy अपॉन dx माइनस का 2x² d² y अपॉन dx²। ये आ गया। अब 2a की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ 2a बाय ये दे रखा है 3 से। तो मैंने 2a की वैल्यू रखी, तो 2a की वैल्यू क्या है, d² y अपॉन dx² x² प्लस का 2x dy अपॉन dx माइनस का 2x² d² y अपॉन dx²। अब यहाँ x² d² y अपॉन dx², यहाँ माइनस 2x² d² y अपॉन dx² दे रखा है। तो मैंने इसका सॉल्व किया, तो इसको मैंने -2 में से क्या किया, 1 प्लस का गया, यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा। तो 1 बचा, मैंने क्या किया, उसको इधर को ले आया, उसको इस साइड में ले आया। तो ये आ गया x² d² y अपॉन dx² हो गया। अब ये 2x dy अपॉन dx, ये इसको भी मैं इधर को ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x dy अपॉन dx। इसको इधर को ले आया तो माइनस का 2x dy अपॉन dx, और इसमें से मल्टीप्लाई माइनस हो ही गया, 1 बचा यहाँ पे, उसको लाया तो पॉजिटिव हो गया, इधर को इसको लाया तो नेगेटिव हो गया। और ये ऑलरेडी यहीं पर खड़ा है, यहीं पर बैठा है। ये सॉल्यूशन निकल के आया, ये समीकरण निकल के आई। जो ये समीकरण निकल कर आई है, यही हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा क्या है, जो मान निकालना था वही है ये अवकल समीकरण। यानी कि हमको क्या दे रखा था, हमको जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक सॉल्यूशन दिया था, और हमने व्यापक सॉल्यूशन से क्या निकाल दिया, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप निकाल सकते हो, यदि अब आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आपको व्यापक हल दे दिया, तो आप उसकी अवकल समीकरण निकाल सकते हो। प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस सारी की सारी यही रहेगी कि सबसे पहले व्यापक हल देखो, उसमें ये जाओ कि उसमें कितने स्वेच्छ अचर आ रहे हैं, जितने स्वेच्छ अचर आ रहे हैं उसको उतनी ही बार डिफरेंशिएट करो, अवकल करो, उसको उतनी ही बार उसका अवकलन करो। और जहां भी जो स्वेच्छ अचर बाद में दिखे, जैसे इसमें दो स्वेच्छ अचर आ रहे थे, हमने 2 बार किया। उसके बाद में जहां भी हमको स्वेच्छ अचर दिखे, तो इनको कैसे भी करके विलोपित करके एक दूसरे में ए और बी जो भी आता है उनकी वैल्यूज को हटानी है। हटाने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो समीकरण आएगी वही क्या होगी, अवकल समीकरण होगी, वही हल होगी। अब आप ये भी कर सकते हो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया, तो आपको करना क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, सॉल्यूशन निकालना है। तो जितनी ऑर्डर की कोटि है उतनी ही बार क्या करना है आपको, उतनी ही बार उसको सॉल्व। अच्छा, वो आगे की बात है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कैसे क्या होता है। तो ये थी कुछ आज डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद में हमने क्वेश्चन से समझा भी था, देखा भी था। तो उसके बाद जो आपने जो फर्स्ट ए थी, वो अब आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यदि कोई डाउट आता भी है तो आप हमसे पूछिए, हमसे बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अगली क्लास में सारी बातें जो भी है, जितनी भी है अगली क्लास में देखते हैं।